Welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. Daily by daily we are going ahead और हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 11th, ये क्लास 11th के हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपसे बोला है कि एक्सप्लोर करिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आपका यही सब्जेक्ट जो है ना, ये मतलब ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी देगा जो कभी आप पीछे नहीं आ सकते। आप प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हो, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कंडीशन है, ठीक है। हर जगह केवल हेल्थ वर्कर्स की ही डिमांड है, नर्सेस की डिमांड है, डॉक्टर्स की डिमांड है, पैथोलॉजिस्ट की डिमांड है। तो आप देख सकते हो, मैं कई बार क्लासेस में, लाइव क्लासेस में भी बताया है, रियल क्लासेस में भी बताया है कि ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। क्योंकि देखो डिजीज़ बढ़ती रहनी है, आगे बहुत सारी, आज कोरोना है, कल को कुछ और भी डिजीज़ हो सकती है। तो हमें उससे फाइट करने के लिए केवल एक ब्रांच पे, एक पर्टिकुलर जो जोन है ना, दो जोन वैसे तो हैं, एक जोन क्या है, मेडिकल फील्ड, और दूसरा एजुकेशन। इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये जो फील्ड है आपकी, अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी मेहनत की तो कंफर्म है आप एक ऐसे करियर, एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो कि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। टुडे इज़ 20th May और देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। बिफोर स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू, ठीक है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी लाइनें लेके आता हूँ जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होते होगे, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया लाइन लगा रखी है, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने वाले कभी जीतते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक्सक्यूज़ेस को हटाना होगा कि आज हमारा टेस्ट है तो हम पढ़ें क्यों, ये एक बहाना है ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे कि आज हमारा टेस्ट है, हम क्लासेस कैसे अटेंड करें, वो अलग है। उसके लिए आपको अलग टाइम स्लॉट रखना है, क्लासेस के अलग टाइम स्लॉट रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 नंबर के टेस्ट के लिए आप क्लासेस ही एक हफ्ते अटेंड नहीं करो, ये गलत है, ठीक है। रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहिए, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल लाइन। दो लाइन है लेकिन बहुत गहरी लाइन है, बहुत डीप लाइन है। यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फंजाई। मैंने आपको फंजाई के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि फंगस क्या होते हैं, ठीक है। फंजाई जो किंगडम है उसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट। अर्लियर दे वर क्लासीफाइड इन द अंडर द प्लांट, पहले उनको प्लांट के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया था, बाद में देखा गया कि नहीं, ये प्लांट की तरह नहीं है और इनको एक अलग किंगडम दे दिया गया, दैट इज़ नोन एज फंजाई, ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इनके न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। और मैंने आपको प्रीडेटर फंजाई के बारे में बताया था, ठीक है। तो फंजाई के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। फंजाई के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंट फंजाई का डिफरेंट हो सकता है, बट एक बेसिक फॉर्म होता है। जैसे आप प्लांट का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो हर एक प्लांट के स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं पढ़ते। आप क्या पढ़ते हो, रूट पढ़ते हो, लीफ पढ़ते हो, स्टेम पढ़ते हो, फ्लावर पढ़ते हो। फिर वो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में वो चीज़ें कॉमन होती है। कुछ प्लांट्स में हो सकता है कि रूट उस तरह से ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग सारे प्लांट्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। दैट्स वाई वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने की नीड नहीं होती। हम केवल उस क्लास के बारे में, उस किंगडम के बारे में अगर हम पढ़ लिए या हम जान गए तो हम उसके बारे में, उनके जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड दैट्स वाई वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी ईजी टू स्टडी अबाउट द क्लासेस। जैसे आप फंजाई के बारे में पढ़ रहे हो, आपने प्रोटिस्टस के बारे में पढ़ा है, अब आपने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोटिस्टा, या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा से मिलते हैं, तो आपको उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने उसकी क्लासेस को पढ़ रखा है। समझ में, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी ग्रुप को बिलोंग करता है, अगर उस ग्रुप को बिलोंग करता है तो अगर हमें ग्रुप के बारे में पता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बैंड है, कोई रॉक बैंड है, अब उस रॉक बैंड में अगर कोई स्टूडेंट उसका मेंबर है, उसका पार्टिसिपेट है, ठीक है, तो कंफर्म है वो रॉक बैंड है, इसका मतलब वो बैंड प्ले करता होगा। तो हमें उसके बारे में जानने की नीड नहीं है, हमें पता है इस बैंड को वो बिलोंग करता है, इस ग्रुप को वो बिलोंग करता है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट और आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। देखो फंजाई का एक स्ट्रक्चर है, देखो अगर हम फंगस को देखें, देखो प्लांट की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
ब्रांचेस हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं। इन्हीं ट्यूबुलर फॉर्म को हम हाइफी बुलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ और अच्छे से दिख जाए तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको हम? हाइफी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाइफी बुलाते हैं। और इस हाइफी में तुम देख रहे होगे इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ पार्टीशन भी है, अभी मैं बताऊंगा ये पार्टीशन क्या होते हैं और पार्टीशन नहीं भी होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये जो हाइफी है ना, जैसे आपने अब इसको प्लांट से कोरिलेट कर सकते हो। आपने जब प्लांट देखा होगा तो प्लांट में ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो एक जो ब्रांच है ना उसको हाइफी बुलाते हैं। और ये जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बुलाते हैं, ठीक है। ये जो नेटवर्क है इसी को क्या बुलाते हैं हम? माइसीलियम, ठीक है। समझ में आ गया माइसीलियम क्या है? देखो हाइफा और हाइफी दो वर्ड है, मैं ब्लैंक स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो हाइफा, अभी आपने पढ़ा ना हाइफा, और अगर इसी के लास्ट में ई वर्ड आ जाए तो हाइफी। हाइफा सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ई अगर लग जाए इसी के लास्ट में, अगर ई लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो अगर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हाइफी बुलाते हैं, और अगर नेटवर्क है उसका मास है पूरा तो उसको हाइफी बुला सकते हैं। समझ में आएगा, ठीक है। तो हाइफी एक्चुअली ये जो फंगस का, जैसे मान लो फंगस स्पोर के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने टिफ़िन लिया और टिफ़िन में कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद उस टिफ़िन को छोड़ दिया, उसमें कुछ खाना लगा हुआ है, कुछ फूड मटेरियल है, उस टिफ़िन को आपने स्कूल में भूल गया। अब जो लोग स्कूल में सोचो टिफ़िन भूले होंगे, उनके टिफ़िन में कितने फंगस लग गए होंगे। अब वो फंगस आए कहाँ से? एयर से, क्योंकि तुम्हें पता है फंगस के जो स्पोर होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब आपने टिफ़िन को क्लोज़ किया तो उसमें स्पोर्स थे, वो स्पोर को क्या मिल गया? फूड मटेरियल मिल गया। अब जब फूड मटेरियल वो ग्रो करेंगे, उसमें ग्रो होंगे, जब वो जैसे सीड को जब आप सो करते हो तो क्या होता है? रूट निकलती है, स्टेम निकलती है, लीफ निकलती है। ऐसे ही जान लो स्पोर क्या है? स्पोर को आप जस्ट इक्वल टू क्या मान लो? सीड मान लो कि स्पोर क्या है? सीड है। जब स्पोर जो है जर्मिनेट होगा तो वो भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे बनाएगा, जैसे प्लांट में रूट लीफ स्टेम बनती है, ऐसे फंगस में क्या बनेगा? हाइफी। और हाइफी के ग्रुप को क्या बुलाते हैं? माइसीलियम बुलाते हैं। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देख रहे हो कि हाइफी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। अब इसी हाइफी को थोड़ा सा और मतलब एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हाइफी का, इसी का इस तरह से हाइफी है, और हाइफी के ऊपर देखो एक स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोर से बना स्पोरेंजियम, जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो, जहाँ पे स्टोरेज हो, उसको बुलाते हैं स्पोरेंजियम। और जिस पार्ट पे स्पोरेंजियम हो उसको बुलाते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो बहुत इजी है, स्पोर से बना स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, और जिस पार्ट पे स्पोरेंजियम होगा उसको क्या बुलाएंगे? स्पोरेंजियोफोर। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे ट्री देखे होंगे जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, तो जिस ब्रांच पे फ्रूट होता है उस ब्रांच को हम फ्रूटिंग बॉडी बुला सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे क्या है? स्पोरेंजियोफोर है। और ये जो फ्रूट है उसको क्या बुलाते हैं? स्पोरेंजियम। और फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स मतलब स्पोर्स हैं, तो उसको क्या बुला सकते हैं हम? स्पोरेंजियम, जिसमें स्पोर्स हैं। क्लियर है? तो आपको रिलेट करके आराम से बायोलॉजी बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो ये स्टोलन का मतलब होता है कि ये जो फंगस है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ से ये ब्रांचेस हैं, फिर यहाँ से एक ब्रांच और निकलेगी, ये फिर बहुत सारी ब्रांचेस बना लेगी, तो इन्हीं जो दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्टोलन। समझ में आ गया? अब देखो ये जो स्पोर्स है ना, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर से ऐसे ही जर्मिनेशन करते हैं। तो इस तरह से जो स्पोर्स मतलब जो फंगस का जो स्प्रेड है, जो डिसेमिनेशन है, वो कैसे होता है? स्पोर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया कि स्ट्रक्चर इस तरह से फंगस का दिखता है। देखो यहाँ पे माइसीलियम देखो है ना, ये इन्हीं के ग्रुप को पूरे माइसीलियम बुलाते हैं, पूरा माइसीलियम है। अब देख रहे हो जो हाइफी है ना उसमें कहीं कहीं ऐसे सेपरेशन है, जैसे ये हाइफी है तो इसमें ऐसे ऐसे सेपरेशन है। पूरी बायोलॉजी में याद रखना कि अगर कहीं पे सेप्टा वर्ड आ जाए पूरी बायोलॉजी में, ये अपने तुम बच्चों को भी पढ़ाना ठीक है, पूरी बायोलॉजी में अगर कहीं भी सेप्टा वर्ड आ जाए तो जान लेना उसका मतलब होता है सेपरेशन करना। सेप्टा, हार्ट में भी सेप्टा होता है, ठीक है, स्क्राउटल सैक में भी सेप्टा होता है, और हाइफी में भी क्या है? सेप्टा है। ये सेप्टा क्या करता है कि जो वॉल्स है ना उनको सेपरेट करता है, अलग अलग चैम्बर बनाता है, ठीक है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में ऐसे बीच बीच में ऐसे डंडे लगे होते हैं, तो उस डंडे की वजह से ये एक कंपार्टमेंट अलग हो गया, ये कंपार्टमेंट अलग हो गया। जैसे ट्रेन में होता है, ट्रेन में वो जो दरवाजे लगे होते हैं वो क्या करते हैं? उस कंपार्टमेंट को अलग 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 रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? सेप्टा है। तो समझ में आया? पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी सेप्टा वर्ड आ जाए उसका
सिग्निफिकेंट रोल है कि वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, दो चीज़ों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो हाइफी में भी क्या होता है, सेप्टा होता है। अगर हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट है तो उसको बुलाते हैं सेप्टेट, ठीक है। तो हाइफी दो तरह की होती है, एक सेप्टेट मतलब समझ गए ना कि जिसमें क्या होगा, ऐसे सेपरेशन होगा। और पूरी बायोलॉजी में एक चीज़ और ध्यान के चलो कि अगर किसी भी वर्ड के पहले ए लगा है तो वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि किसी भी अपने फ्रेंड को बुलाओगे ए ब्रेन इसका मतलब उसके पास ब्रेन नहीं है, ये हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। किसी को ये नहीं बुला सकते ए ब्रेन, तो ए ब्रेन का मतलब ये नहीं कि उसके पास ब्रेन नहीं है, ठीक है, या ऐसा मत बुलाना, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे ए सेप्टेट का मतलब हो गया सेपरेशन नहीं है। अगर ऐसी हाइफी ऐसी है और इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है तो ऐसी हाइफी को क्या बुलाते हैं, ए सेप्टेट बुलाते हैं। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, शायद याद होगी, कि जो फंगस होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बुलाते हैं चिटिन। बहुत लोग इसको काइटिन भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों सही है, चिटिन और काइटिन, ठीक है। काइटिन जो होता है वो नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड होता है। आपने पॉलीसैकेराइड तो जानते ही हो, पॉलीसैकेराइड मतलब हो गया बहुत सारी ग्लूकोज की चेन अगर एक साथ जुड़ जाए तो उसको बुलाते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है, शुगर की चेन। और उसके साथ अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड भी जुड़ जाए तो वो नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड हो गया। और नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है, चिटिन, ठीक है, या काइटिन। तो काइटिन की जो लेयर होती है वो पूरी फंगस पे होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखती है। तो जितनी भी हाइफी या माइसिलियम होती है उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बुलाते हैं हम काइटिन। और काइटिन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि काइटिन नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड होती है, ठीक है। तो हाइफी के बारे में बता दिया कि हाइफी क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है। अब देखो, इसको मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लगा भी दिया है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो माइसिलियम बुलाते हैं। किससे बना होता है, हाइफी से बना होता है। हाइफा और हाइफी में डिफरेंस बता दिया आपको। हाइफी देखो सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब होते हैं, उसको बुलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसमें रिजर्व फूड भी होता है और वो उसके ऊपर एक वॉल होती है जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है, इसको बुलाते हैं हम काइटिन या चिटिन, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको मैंने कल बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस, ये दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द फूड मटेरियल। जैसे ब्रेड पे लगे तो ब्रेड पे इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट कर दिया और उस फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया, एंड दे टेक द डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है, कौन सेक्रीट करता है, हाइफी। तो ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हाइफी, जैसे अभी मैंने बताया ना, हाइफी दो तरह की होती है, यहाँ पे देखो लिख रखा है एसेप्टेट, मतलब प्रोटोप्लाज्म में कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, और अगर सेप्टेट है तो उसमें क्रॉस वॉल है। इसको एक बार और देख लो जिसको नहीं समझ में आया होगा। देखो, जैसे हाइफी है, अब इस हाइफी में प्रोटोप्लाज्म है, इसमें क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसी हाइफी में ऐसे सेपरेशन है, ये इसको बोलते हैं क्रॉस वॉल्स, ठीक है, इस तरह से क्रॉस वॉल है, तो इसी को बुलाते हैं सेप्टेट। ऐसी हाइफी को क्या बुलाते हैं हम, सेप्टेट बुलाते हैं। और अगर ये हाइफी है और इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऐसे भरा होगा। जैसे अगर कोई घर है और उस घर में कोई कमरे नहीं है, मतलब कोई दीवारें नहीं है, जैसे हॉल है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। कोई अगर हॉल है, जैसे आपके स्कूल में बहुत हॉल होंगे बहुत सारे, तो वो हॉल जान लो क्या है, वो हॉल एसेप्टेट है। उसमें अगर आप भरे हो, उसमें अगर आप बैठे हो तो आपके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन जब आप अपने स्कूल के टॉयलेट में जाते होगे, ठीक है, तो जो टॉयलेट होता है ऐसे बना होता है और एक टॉयलेट और दूसरी टॉयलेट के बीच में ऐसे वॉल्स होती हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई पर्सन है तो दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं, सेप्टेट। ऐसे बायोलॉजी कोई पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, कि जो टॉयलेट और हॉल का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल अपने आप आ जाते हैं क्योंकि बायोलॉजी से पूरी तरह से अगर आप कनेक्टेड हो जाओगे तो आप भी ऐसे बायोलॉजी पढ़ने लगोगे। समझ में आया, ठीक है। तो सेप्टेट और एसेप्टेट मतलब समझ में आ गया। और ये जो सेपरेशन हो रहा है ना, जैसे आप एक टॉयलेट में तो कोई बैठा है, एक दूसरे टॉयलेट में कोई और बैठा है, दोनों के बीच में वॉल है, तो दोनों का सेपरेशन वॉल से हो रहा है, मतलब सेप्टा से हो रहा है। तो ये जान लो बायोलॉजिकल फॉर्म में या हाइफी की फॉर्म में ये न्यूक्लियाई है और ये दूसरा न्यूक्लियाई है। तो अगर कोई भी हाइफी सेप्टेट है तो उसके जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं, सेप्टा से। और अगर उसके बीच में सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, भरा होगा, जैसे अभी मैंने हॉल में बताया। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत ढेर सारे हो गए
और बहुत ढेर सारे हो गए तो उसको क्या बुलाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बुलाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मोर देन वन न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट हैं एक ही पार्ट में तो उसको बुलाते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे। मल्टी न्यूक्लिएट को एक और नाम देते हैं ये, जिसको बुलाते हैं सीनोसिटिक। ठीक है, सीनोसाइटिक या सीनोसिटिक, क्या किसको बुलाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को। अगर बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं, और ये कंडीशन हमेशा आपको किस में मिलेगी, ए सेप्टेट हाइफी में मिलेगी। ठीक है, सेप्टेट हाइफा में ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मैंने हॉल के बारे में बताया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे काइटिन का फार्मूला भी लिख दिया है, और ये जो फार्मूला है मैं आपको बताता रहता हूँ कि देखो भाई थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं इस स्लाइड में ये नहीं बना पाता ऐसे। C22H5, ठीक है, उसके बाद N4O21, ये होल ब्रैकेट N सीरीज़ में होता है, मतलब कई सारे चेन होती है। ठीक है, चेन होती है ना, जो काइटिन है वो चेन होती है, इसलिए यहाँ पे N लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा मैंने फार्मूला दे दिया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आपको एनरिच भी कर रहा हूँ ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होते रहो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आता रहता है ना कि सर हम नीट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो देखो भाई NCERT तो पढ़ते जाओ, NCERT के अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, और आपको ये भी बता दूँगा कि ये चीज़ें NCERT में नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया काइटिन और हाइफी के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जैसे प्लांट के अंदर आपको पता है कि 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक जैसे होता है। यस, यू आर राइट एट योर प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वेजिटेटिव में क्या होता है ना, कोई पार्ट होगा, जैसे हाइफी होगा। ठीक है, हाइफी डिवाइड हो जाएगी तो वो नया फंजाई बना लेगा। समझ में आया, माइसिलियम डिवाइड हो जाएगी तो वो नया फंजाई बना लेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, ठीक है, हाइफी पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइफी एक वेजिटेटिव पार्ट है फंजाई का, जैसे प्लांट में स्टेम वेजिटेटिव पार्ट है, ऐसे ही फंजाई में वेजिटेटिव पार्ट क्या है, हाइफी। अगर हाइफी, माइसिलियम ये सब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज व्हाट, वेजिटेटिव। जैसे फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेगमेंटेशन, अगर एक हाइफी है और हाइफी ब्रेक हो गई तो वो कई सारे हाइफी में बना लेगी, मतलब कई सारे फंजाई बना लेगी, तो वो फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिजन, उसी हाइफी में फिजन होगा, जैसे कोई हाइफी है, ठीक है, इस तरह से हाइफी है और हाइफी का मतलब ये ब्रेक हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ। देखो भाई, फ्रेगमेंटेशन में उसका एक फ्रेगमेंट डिवाइड हो गया, लेकिन फिजन में क्या होता है, जैसे अमीबा में फिजन पढ़े हो ना, फिजन में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो उसी को बुलाते हैं फिजन। बडिंग, बडिंग में जैसे ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। ईस्ट एक फंजाई है और यही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, तो इसके ऊपर ऐसे बड्स आ जाते हैं, ऐसे इस तरह से ये बड्स आ जाते हैं और ये बड बाद में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बड मतलब आउट ग्रोथ। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आउट ग्रोथ आ जा रही है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, बड बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तीन तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। कुछ साइड बुक की बात करें तो वहाँ पे कुछ ओडियम के बारे में दिया होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बुलाते हैं ओडियम। ओडियम एक तरह के स्पोर्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ओडियम होते हैं और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस यही तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, कि आपको यहीं पे ख़त्म कर दिया मैंने, आगे आप इनके बारे में पढ़ते रहोगे। अभी तो आप जनरल डिस्कशन कर रहे हो। उसके बाद देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब कोई ना कोई पार्ट उसमें से और फॉर्म होगा, एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे आपने 10th में पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने फिजन पढ़ा है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिजन कौन शो कर रहा है, हाइफी ही शो कर रही है, इसीलिए इसको वेजिटेटिव में हमने लिख लिया। अब देखो जूस्पोर्स, अगर कोई हाइफी है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना ये फंगस का, ये इसमें स्पोर बन रहे हैं ना, तो ये जो स्पोर हैं ये एक ही पेरेंट तो बना रहा है, इसमें 2 पेरेंट थोड़ा ना इन्वॉल्व है। तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है कि नहीं है, यस है एसेक्सुअल। ठीक है, और किस टाइप के स्पोर बन रहे हैं, जूस्पोर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जूस्पोर, इफ़ द जूस्पोर है फ्लैजिला। अगर किसी भी स्पोर के पास फ्लैजिला है, चाहे वो 2 फ्लैजिला हो, चाहे वो 1 फ्लैजिला हो,
चाहे वो 3 फ्लैजिला हो, व्हाटएवर, ठीक है, दैट टाइप ऑफ स्पोर इज नोन एज व्हाट, जू स्पोर। ऐसे स्पोर को हम जू स्पोर बुलाते हैं। जू स्पोर मतलब द स्पोर विच है फ्लैजिला। और याद रखना ये स्पोर हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं थोड़ा सा हैप्लॉयड और डायप्लॉयड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो जू स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये जो जैसे कुछ फंजाई हैं वो क्या करते हैं, जू स्पोर डेवलप करते हैं। जू स्पोर जब उनकी बॉडी से डेवलप होके जब वो उनकी बॉडी से डिटैच होता है, अलग जाता है, डिसेमिनेट होता है, तो वो एक नया फंगस बना लेता है। अप्लानोस्पोर, अगर स्पोर के पास फ्लैजिला नहीं है, इफ़ द स्पोर डज नॉट हैव एनी फ्लैजिला, अगर कोई फ्लैजिला नहीं है, ओनली स्पोर है, तो उसको क्या बुलाते हैं, एप्लानोस्पोर। कभी कभी कुछ ऐसे फंजाई देखे गए हैं कि उनके ऊपर ऐसे चेन होती है स्पोर्स की, ये बडिंग नहीं है, ये स्पोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये आउट ग्रोथ नहीं होते, बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे स्पोर्स आ जाते हैं, इन्हीं स्पोर्स को हम कोनिडिया बुलाते हैं। पेनिसिलियम कल बताया था ना मैंने, पेनिसिलियम सबसे पहली जो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी वो पेनिसिलियम से बनाई थी। तो पेनिसिलियम के ऊपर ऐसे बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बुलाते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, जू स्पोर में फ्लैजिला है, एप्लानोस्पोर में फ्लैजिला नहीं है, कोनिडिया चेन की तरह होती है। ऐसे स्पोर जो चेन स्पोर्स हों उनको बुलाते हैं कोनिडिया। वैसे तो कोनिडिया और एप्लानोस्पोर में एक सिमिलरिटी है कि दोनों के पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, लेकिन कोनिडिया चेन में होती है और एप्लानोस्पोर चेन में नहीं होता है। समझ में आ गया? तो जू स्पोर क्लियर हो गया, एप्लानोस्पोर क्लियर हो गया, और क्या क्लियर हो गया, कोनिडिया। तो इस तरह से हमने रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लिया किसमें, फंजाई में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बायोलॉजी को एंजॉय करते रहिए। तो आई एम एंडिंग द सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, बिकॉज ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद द क्लास 11th आई एम जस्ट एनरिचिंग यू, आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग यू फॉर द नीट एग्ज़ाम आल्सो। तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे उनको कंफर्म है एक दिन जब नीट का पेपर होगा अभी 26 जुलाई को, तो तुम खुद ही देखोगे, हाँ जो सर ने देखो बताया था, हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। देखना तुम, क्लियर। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।